देखिए, आज जीव विज्ञान में पढ़े जा रहे हैं। जीव विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर होगा पोषण। पोषण हमारा पहला चैप्टर है और इस पोषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व जो कि हमारे वृद्धि के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो पोषक तत्व जानेंगे और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पूरे जीव विज्ञान का बेसिक भी है। ठीक है, तो बेसिक है, तो बेसिक में हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व देख लीजिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा रेशा और पांचवा खनिज लवण। ये हमारे क्या है, पोषक तत्व। इसमें हम लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा में हम लोग पहले डिफरेंस हल्का सा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा में डिफरेंस क्या है कि पहले समानता देखिए आप लोग, फिर हम लोग अंतर देखेंगे। समानता ये है कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से दोनों से हमें क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। दोनों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब अंतर ये देखना है हमें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा में हमें वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको वसा से मिलेगी। यदि हम 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण करें, तो अगर हम 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण करें और यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करें, तो दोनों में सबसे ज्यादा हमको एनर्जी किससे मिलेगी, वसा से। बशर्ते क्या, हमारी मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब हम देख पाएंगे कि हमें ऊर्जा किससे सबसे ज्यादा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है कि वसा से। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रही है, हमको वसा से मिल रही है। लेकिन अगर यदि हम इंस्टेंट एनर्जी की बात करें, तो इंस्टेंट एनर्जी मतलब तत्काल ऊर्जा की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा, सबसे जल्दी हमको ऊर्जा किससे मिलेगी, वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए मरीजों को क्या किया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज क्या चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमको इससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मतलब तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। अब आइए हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा है और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और देखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट का ये जो बढ़ता हुआ क्रम है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और जो पॉलीसैकेराइड है, उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। बढ़ते हुए क्रम में जो प्रकार का बढ़ता हुआ क्रम है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें हमेशा समान रहेगा। तो वो अनुपात होगा क्या, वो अनुपात क्या होगा, 1:2:1। 1:2:1 ये हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मोनोसैकेराइड में भी, डाइसैकेराइड में भी और पॉलीसैकेराइड में भी। बस क्या रहेगा, इसमें जो ग्लूकोज के जो अणु होंगे उनकी क्या होगी, संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मोनोसैकेराइड मतलब कि 1 ग्लूकोज 1 शर्करा की बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड में 2 ग्लूकोज 2 शर्करा की बात कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड में मतलब पॉली मतलब पॉलीमर है, मतलब कई ढेर सारी शर्कराओं या ग्लूकोज की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोनोसैकेराइड के प्रकार क्या है। मोनोसैकेराइड हमारे क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये हम लोग देखेंगे, ये हमारे मोनोसैकेराइड में है, जिसमें एक शर्करा होगी C6H12O6 होगी। अब दूसरे नंबर पर देखिए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज हमारा किसमें पाया जाता है, ये ध्यान देंगे, मिलाने के लिए आता है, सुमेलित करने के लिए आता है हमारा। माल्टोज हमारा किसके अंतर्गत पाया जाएगा, अंकुरित बीजों में। अंकुरित बीजों में कुछ भी, अंकुरित जौ हो सकता है, अंकुरित गेहूं हो सकता है, अंकुरित चना हो सकता है। जो भी अंकुरित बीज होंगे उन सभी में हमारे क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज हमारा कहाँ पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। और लैक्टोज हमारा कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इसी लैक्टोज का क्वेश्चन आता है कि दूध हमारा मीठा क्यों होता है, तो वो लैक्टोज डाइसैकेराइड शर्करा के कारण दूध हमारा मीठा होता है। गन्ना सुक्रोज के कारण और अंकुरित बीज माल्टोज के कारण मीठा होता है। अब इसमें एक चीज और देख लेंगे कि यदि अगर पूछता है प्रश्न कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में सर्वाधिक मीठा कौन है, तो सर्वाधिक मीठा क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। उसके बाद डाइसैकेराइड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड मीठा होता है। ये क्या है, घटता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा मीठा क्या होता है, मोनोसैकेराइड। क्योंकि मोनोसैकेराइड सबसे ज्यादा मीठा क्यों होता है, क्योंकि ये जल में आसानी से घुल जाता है।
इसीलिए क्या होता है, ये मीठा सर्वाधिक होता है। तो अगर हम तुलना करें इनके प्रकार में और मोनोसेक्राइड के प्रकार में, डाइसेक्राइड के प्रकार में अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा मीठा कौन है, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है। तुलना में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज की तुलना में फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा होता है। और फ्रक्टोज पाया कहाँ जाता है, फलों में पाया जाता है और शहद में पाया जाता है। ये हमारे परीक्षा का प्रश्न है। ठीक, उसके बाद तीसरा हम देखें पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंदर का ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ स्टार्च है। स्टार्च हमारा किसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। आलू में हमारा स्टार्च पाया जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, यकृत में। ये ग्लाइकोजन है क्या, ग्लाइकोजन हमारे यकृत पर ये पॉलीसेक्राइड है, एक तरह कार्बोहाइड्रेट है। और ये ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित है। तो कैसे संचित है, किसका रूपांतरण है, तो ये परीक्षा का प्रश्न हो सकता है आपका, ये किसके रूप में संचित, किसका रूपांतरण है ये, तो ग्लूकोज का रूपांतरण है। ग्लाइकोजन किसका रूपांतरण है, ग्लूकोज का रूपांतरित रूप है, जो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर ये फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेलुलोज देखिए, सेलुलोज जो पादप कोशिका भित्ति होती है, जो चारा होता है पशु जो खाते हैं उसकी देखिए वो सेलुलोज ही होता है। जो भूसा होता है वो तरह क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। वो पचा सकते हैं, मानव इसे पचा नहीं पाता है। ये एक प्रॉपर्टी भी है, एक लक्षण भी है पादप के लिए, जो कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, मानव की नहीं बनी होती है। उसके बाद काइटिन पढ़ेंगे। काइटिन क्या है, काइटिन हमारा आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की ऊपरी त्वचा पे पाया जाने वाला क्या है, पॉलीसेकेराइड है। आर्थ्रोपोडा संघ का जीव, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव क्या होते हैं, सबसे बड़ा संघ है सभी जीवों में। सभी जीवों के संघों में अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वसा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वसा। वसा भी हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, जिस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन सर्वाधिक एनर्जी कौन देता था, वसा। तो वसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वसा क्या होता है, वसा हमारे, वसा को हम लोग कह सकते हैं, वसा को हम लोग लिपिड भी कह सकते हैं। वसा को क्या कह सकते हैं, लिपिड भी कह सकते हैं। लिपिड कह लीजिए या वसा कह लीजिए। बिल्कुल वसा जिस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था, उसी तरह से वसा में भी हमारे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। बशर्ते कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसी कारण से वसा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी कारण से वसा जो होता है क्या होता है कि जल में घुलनशील नहीं होता। वसा हमारा क्या होता है, जल के ऊपर क्या करता है, तैर सकता है, तैरता है। अगर घुल जाता तो नहीं तैरता, इसलिए हमारे वसा क्या हमारा घुलनशील नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये एक रीजन है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन की तुलना में। अब आइए हम लोग वसा के प्रकार देखते हैं। वसा के प्रकार में क्या हमारा, वसा के प्रकार में हमारा सरल लिपिड है, ये प्रकार है। दूसरा जो है संयुक्त लिपिड है और तीसरा क्या है, व्युत्पन्न लिपिड। अब यहाँ पर देखना है तीनों ही प्रकारों में अंतर क्या है। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड जो होते हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं वसाओं को, वो हमारे सरल लिपिड में होते हैं। वह सरल लिपिड मतलब संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा वो जो होते हैं वो संतृप्त कैसे होते हैं और असंतृप्त वसा कैसे होते हैं। जो संतृप्त वसा होते हैं इनमें हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल, मतलब कि एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त वसा में कैसे बंध पाए जाते हैं, एकल बंध पाया जाता है। इसीलिए संतृप्त वसा जो क्या होते हैं, क्रिया आसानी से नहीं करते। इसीलिए जब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और क्रिया ही नहीं करेंगे, संतृप्त है, तो क्या होगा, इसे मानव आसानी से नहीं पचा पाता, आसानी से नहीं पचा पाता।
आसानी से नहीं पचा, ठीक है। उसी जस्ट अपोजिट में असंतृप्त वसा होती है, इसमें हाइड्रोजन के द्विबंध या कई बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण यह असंतृप्त है और इसी कारण से क्या है, मानव इसे आसानी से पचा सकता है। जैसे हाइड्रोजन के कई बंध हो सकते हैं, दो बंध हो सकते हैं, इसीलिए मानव क्या होता है पदार्थ। जैसे जो वनस्पतिक तेल होते हैं, वनस्पतिक तेल जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या है, इसे हम लोग आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन संतृप्त नहीं पचा सकते। संतृप्त के अंतर्गत क्या होते हैं, घी और डालडा क्या है, इसे मानव आसानी से नहीं पचा पाता है। और वनस्पति तेल को आसानी से पचा जाता है। वनस्पति कैसा, वनस्पति तेल, सरसों का तेल और सूरजमुखी तेल कैसे असंतृप्त है, और ये आता परीक्षा में आपके। अब आइए दूसरा, संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड क्या है, संयुक्त लिपिड क्या होते हैं, ये अल्कोहलों से बने यौगिक होते हैं। किसके बने होते हैं, अल्कोहलों से बने यौगिक होते हैं, अल्कोहलों से बने होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, फास्फोलिपिड आता है और ग्लाइकोलिपिड आता है। ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड संयुक्त लिपिड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फास्फोलिपिड हमें कहाँ देखने को मिल सकता है या ग्लाइकोलिपिड हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। तो फास्फोलिपिड कहाँ देखने को मिलेगा, हमको कोशिका भित्ति में मिलेगा। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में फास्फोलिपिड का इस्तेमाल होता है। पादप में हमें क्या मिलता है, फास्फोलिपिड का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। कोशिका भित्ति के निर्माण में फास्फोलिपिड, परीक्षा का प्रश्न होता है आपका। ग्लाइकोलिपिड दूसरा है संयुक्त लिपिड में। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाएगा, कोशिका कला में, अर्थात कोशिका कला के निर्माण में ग्लाइकोलिपिड का इस्तेमाल होता है। ये हमारा संयुक्त लिपिड के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या हमारा है, व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, ये सभी सरल लिपिडों से मिलकर बने होते हैं। वो हमारे व्युत्पन्न लिपिड, मतलब कई लिपिड से मिलकर बने हुए जो यौगिक होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न बोलते हैं या व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड की रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो लिपिड बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है, उपापचय के दौरान, देखिए जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो उपापचय क्रिया के दौरान ये हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। इनका निर्माण उपापचय क्रियाओं के दौरान होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड। ये क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं टर्पीन्स बोलते हैं। दो प्रकार के व्युत्पन्न लिपिड टर्पीन्स होते हैं, और दूसरा आइकोसाइनाइड्स। आइकोसाइनाइड और टर्पीन्स। टर्पीन्स के अंतर्गत क्या होता है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड हम लोगों ने सुना होगा, न्यूज वगैरह में देखते हैं आप लोग। स्टेरॉइड्स जो होते हैं, खिलाड़ी इसको क्या कहते हैं, लेते हैं। इससे क्या होती है, मानव की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। स्टेरॉइड्स ग्रहण करने से क्या होती है, मानव क्रियाशीलता बढ़ जाती है। डोपिंग चार्जेस वगैरह में अक्सर खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, तो वो क्या ग्रहण करते हैं, स्टेरॉइड्स ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। और स्टेरॉइड्स ही क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड्स का ही प्रकार है। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने का खतरा हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे दो प्रकार के होते हैं, भी ध्यान देंगे। कोलेस्ट्रॉल हमारे दो प्रकार के, कोलेस्ट्रॉल हमारे दो प्रकार के कौन कौन से हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। दो प्रकार के, तो क्या बोलेंगे, एलडीएल बोलेंगे और एचडीएल। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और एचडीएल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दो प्रकार के लिपोप्रोटीन होते हैं। अब इसमें जानेंगे कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल सबसे अच्छा होता है, वो होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबसे अच्छा माने जाने वाला लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल है। ये कहाँ पाया जाता है, वनस्पतिक तेलों में या सूरजमुखी के तेलों में पाया जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे अंदर क्या होती है, रिड्यूस होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, आइकोसाइनाइड। आइकोसाइनाइड्स क्या होते हैं, हमको कभी भी क्या होता है, आइकोसाइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट वसा होती है, जो कि हमारे विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, आइकोसाइनाइड जो दो चीजें हैं इसके अंदर, थ्रोम्बोक्सेंस है और ल्यूकोट्रीन्स है। थ्रोम्बोक्सेंस है और ल्यूकोट्रीन्स है। आइकोसाइनाइड में क्या है, थ्रोम्बोक्सेंस और ल्यूकोट्रीन। थ्रोम्बोक्सेंस क्या होते हैं कि जैसा कि नाम में देखिए, थ्रोम्बोक्सेंस,
थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या होता है थक्का जमाना। तो थक्का जमाना है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं थक्का जमाने का कार्य करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो थक्का जम जाता है, इससे हमारा क्या होता है ब्लड रुक जाता है बहना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या होते हैं प्लेटलेट्स के निर्माण में भाग लेते हैं। और ल्यूको से ल्यूकोट्रीन्स बना है और इसका अर्थ होता है WBC। मतलब WBC के निर्माण में ल्यूकोट्रीन्स क्या होते हैं बनते हैं। क्या बनते हैं ल्यूकोट्रीन्स में क्या बनते हैं WBC बनते हैं। ये बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे। ल्यूको से बना है ल्यूकोट्रीन और ल्यूको का अर्थ होता है WBC के निर्माण में ल्यूकोट्रीन्स क्या होता है पार्टिसिपेट करता है। बस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन और विटामिन को पढ़ेंगे।